नमस्कार। बातों बातों जी जनाब में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। गोयल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नमस्कार आभार। सर। सर, आप देख ही रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन ने एक ऐसी ऐसी सरकार को घुटने के बल ला दिया जो पिछले 12 साल में किसी की बात को अहमियत नहीं देती थी, किसी की बात को सुनती नहीं थी। सिर्फ वो इस मुगालते में रहती थी कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। कोई आवाज उठा रहा है, उठाने दीजिए, हमारा कार्य एकदम राइट टाइम है और वो हम जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है, आपको ना लगे। ये गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। विपक्ष भी हमलावर था, लेकिन विपक्ष भी चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा था, या कहिए कि विपक्ष को तरह तरह से डर दिखा के और उनको भी बिठा दिया जाता है। जनता को ये भय दिखाया जाता है कि आप डर के रहिए, नहीं तो पाकिस्तान, चाइना, आतंकवादी, हिंदू मुसलमान, ये सब किया जाएगा। लेकिन इस छात्रों के आंदोलन ने सिर्फ एक बात पकड़ ली थी कि नीट का पेपर लीक हुआ। इस तरह से अन्य एग्जाम लीक हो रहे हैं और वो हमलावर हो गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच का नाम लिया कि बेरोजगार कॉकरोच है और एक सीजेपी नाम की पार्टी भी बन गई और उसी के बैनर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जैसा कि पूरा घटनाक्रम आपको पता है। और अंतोगत्या जिसे जैन जी कहा जा रहा है, उन छात्रों के दबाव में या उनके विरोध को सरकार झेल नहीं पाई और अंततः शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन उसके बाद ही तुरंत फिर स्थितियां बदली और जैसे कि आतंक ये सरकार आतंक से मजबूर है कि मुकदमे होने लगे। जो वहां छात्र थे उनको डराने और धमकाने के लिए एफआईआर होने लगी, बिहार से लेके आसाम से लेके पश्चिम बंगाल से लेके दिल्ली तक। तो फिर ये जैन जी या सीजेपी वाले हरकत में आए और बिहार से लेके पश्चिम बंगाल तक इन्होंने विरोध जताया और विपक्ष के नेता, जैसे कि आपको पता है, एलओपी राहुल गांधी ने यह बात उठाई, संसद गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और फिर सरकार दोबारा हरकत में आई। तो अब नतीजा ये हुआ है कि पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार सरकारों ने अब रिटन में, लिखित में ये आदेश जारी किया है कि कोई भी मुकदमे छात्रों पे नहीं लिखे जाएंगे या जो लिखे गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सर एक नई चीज देखने को मिली। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि नहीं, लाठीचार्ज किसी आंदोलन को रोकने का जरिया नहीं हो सकता। प्रदर्शन को अगर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करके दबाया जाता है तो इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सर, पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? पहले प्राथमिक टिप्पणी, फिर हम लोग अन्य सवाल जवाब पे बात करते हैं। राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस तरोताजा मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 6 जून से चला और उसके बाद वो आमरण अनशन तक पहुंचा। इस बीच वहां पर जो नेतृत्व कर रहे थे उस धरना प्रदर्शन के जो मुख्य रूप से व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पर्यावरणविद थे और साथ में वो एक्टिविस्ट थे, सोनम बांध थे। इस बात का फायदा सीजेपी के धरना प्रदर्शन को मिला। अब आपको बता दें कि जिस मामले को लेकर सीजेपी का गठन हुआ उसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया यानी सीजेआई 14 मई को एक स्टेटमेंट देते हैं कि कुछ लोग देश में अव्यवस्था फैलाने के काम करते हैं, उनमें चाहे वो वकील हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। एक तरीके से उन्होंने लोगों को
इन लोगों को कॉकरोच बताया जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। जी उसी जी बात को लेकर 16 तारीख को अभिजीत दीप के नाम के छात्र ने, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने ऑनलाइन एक पेज बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के उस पेज को युवाओं का काफी समर्थन मिला। पहले तो सरकार ने इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बात गले तक पहुंच गई तब उन्होंने इस धरने प्रदर्शन पर अपनी निगाहें या शिकंजा कसना शुरू किया। 20 तारीख को जो संसद मार्ग पर सीजेपी का मोर्चा निकल रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने जो आतंक मचाया, जो लाठीचार्ज किया, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जिस तरीके से दरिंदगी और हैवानियत दिखाई, वास्तव में मुझे लगता है कि मैंने आज तक अपनी उम्र में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं देखा जिसमें कि पुलिस की इतनी हैवानियत देखने को मिली। मुझे वो सब चीजें कल्पना में हो गई जो जलियांवाला बाग में जैसे बताया जाता था कि आंख बंद करके गोलियां बरसाई गई। मुझे बड़ा अफसोस लगा कि मैं इस प्रदर्शन में नहीं जा सका। मुझे लगता था कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए, भले ही मैं प्रदर्शन स्थल पे नहीं गया, लेकिन मैं मन से और अपनी सोच से इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से समर्थन दे रहा था और हमेशा सोशल मीडिया पर सरकार की कमियों और सरकार के इशारे पे काम करने वाली दिल्ली पुलिस का मैं हमेशा से आलोचना करता रहा, निंदा करता रहा। ये बात और है कि जब सरकार के हाथ से बात निकलने लगी तब सीजेपी के नेताओं या प्रवक्ता से किस तरीके से सरकार ने हाथ मिलाए। पहले जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं और बात आगे बढ़ते बढ़ते जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बात करते हैं तब दोनों के माहौल में काफी अंतर नजर आता है। ये देखने में लगा, पहले उनको जिस तरीके से जेपी नड्डा सोफे पे बैठते हैं और बीजेपी के दो नेता को कुर्सी पे बैठाया जाता है, लेकिन ये माहौल तब बदल जाता है जब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी सोफे पे बैठते हैं और इन नेताओं के को भी सम्मान पूर्वक सोफा उपलब्ध कराया जाता है। तो आप ये बात सही है कि उनकी 3 मांगों में से एक मांग सरकार ने मान ली है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ मंत्री पद का स्थानांतरण कर देना या मंत्री को हटाकर दूसरा मंत्री ला देने से कॉकरोच जनता पार्टी की जो समस्याएं हैं उसका कोई निराकरण होगा, उसमें मुझे आशंका है। आप व्यक्ति बदल देने से उसकी सोच नहीं बदल सकते। धर्मेंद्र प्रधान गए हैं तो क्या हुआ, उनकी जगह पे प्रहलाद जोशी है। पूरा सरकार का रवैया वही रहेगा। ये केवल आप सोच सकते हैं कि जैसे शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, ठीक उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत चालाकी के साथ धर्मेंद्र प्रधान को हटा लिया, लेकिन नागराज हटाए गए और सांप नाग वहां बैठा दिए गए। तो ये समझ लीजिए कि मंत्रालय में कोई भी कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक वैसे ही चलेगा। दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त कायदा कानून लाएंगे। 2024 में भी तो आप लाए थे, 2 साल बाद भी आप एनटीए पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। नीट की परीक्षाएं लीक होती रही लगातार। मतलब आप समझ लीजिए कि मंशा सिर्फ प्रोपोगंडा करने की है। आप युवा वर्ग की युवाओं की समस्याओं को ध्यान देने में इच्छुक बिल्कुल नहीं है। उनको मालूम है इनके एजेंडे में शिक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं, स्वास्थ्य है ही नहीं। इनके एजेंडे में तो सिर्फ धार्मिक आस्था, मंदिर मस्जिद और सरकारों को किस तरीके से तोड़ा और मरोड़ा जाता है, ये इनकी प्राथमिकता में रहती है। किस तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से सरकारों को तोड़कर इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं, साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा युवाओं की समस्याओं पर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि सीजेपी को भी बहुत सोच समझ के इनके साथ समझौता करना चाहिए था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कभी भी जन सरोकार और कल्याण की बात नहीं की है। आज तक के रिकॉर्ड है
कि भारतीय जनता पार्टी विस्तारवादी पार्टी है, जो कि अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समझौते तो इन्होंने कर लिए। अभी तो बीच में एक बार लग रहा था कि इन्होंने 3 समझौते किए कि शिक्षा मंत्री को हटाएंगे, सारे मुकदमे जो प्रदर्शनकारियों पे लगाए गए हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और इस बात की जांच की जाएगी कि किस परिस्थितियों में प्रदर्शनकारियों पर इतना बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन से गोली चलाई गई, ये। और तीसरा कि भाई मुआवजा दिया जाएगा। उनकी मांग 1-1 करोड़ रुपए की थी, जो पेपर लीक के मामले में बच्चों ने सुसाइड कर लिया है उसमें। ये इनके मंत्री और सीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद प्रदर्शन वापस लिया गया। लेकिन उसके बाद जब बिहार और पश्चिम बंगाल और आसाम से लेकर राजस्थान तक जब एफआईआर होने लगी, तो फिर सीजेपी के लोग हरकत में आए, और वहां पे जो जेएनयू की छात्रा हैं, जो नेहा, जो वहां धरने पे बैठी थी और अनशन भी उन्होंने 28-29 दिन किया, वो भूख हड़ताल पे भी रही। वो बिहार गई और फिर बिहार में उन्होंने सीधे से ऐलान किया कि अगर एफआईआर होगी तो हम दोबारा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। और इस बात को राहुल गांधी ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, और सरकार फिर दबाव में आके नतीजा ये हुआ कि दूसरी शर्त उनको माननी पड़ी, और अब वो चिट्ठियां जारी हुई हैं कि अब कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो ये सरकार ऐसी है गोयल जी की, अपनी बात पे ही नहीं अटल रहती है, जुमला मान लेती है, कहे हुए बात को मान लेती है जुमला, लिखित में देती है उसको भी जुमला मान लेती है। बेशर्मी की हद है कि जो चीज आप समझौता करते हैं वो एक कानून बन जाता है, उसी को नहीं मानते आप। तो ये है। तो अब आगे जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो आपने सही कहा कि मंत्री क्या है, इनके पास कहा तो ये जाता है कि कोई भी मंत्री अपना मंत्रालय चलाता नहीं है, पीएमओ से निर्देश आता है, पीएमओ ओएसडी उनका तय करता है। कोई भी फाइल बिना पीएमओ की कहीं से हिलती नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो ये मंत्री क्या है, कोई बदलने से कुछ होता नहीं, जब पीएमओ ही सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी ली नहीं जाती है, वो अलग की बात है। डिसीजन पीएमओ पे ही रहते हैं, ऐसा सब जानते हैं सरकार में। तो ये स्थिति है। और अब बात कर लेते हैं जैन जी की। इस पूरे आंदोलन में गोयल जी, मीडिया का क्या रोल रहा? मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ी मुंह की खानी पड़ी, उनको वहां से हटाया गया, भगाया गया, उनको बड़ा विरोध झेलना पड़ा पत्रकारों का। देखा जाए तो ये पूरा आंदोलन अल्टरनेटिव मीडिया, सोशल मीडिया ने कवर किया। कुछ पत्रकारों ने जो कभी मेन स्ट्रीम में थे, जो अब अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो, या अन्य यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन लोगों ने इन छात्रों की बातों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एडिटोरियल काट छांट के, सीधे विजुअल दिखाए, सीधी टिप्पणी दिखाई, वहां की बात को आम जनता तक पहुंचाया, और शायद यही इस आंदोलन की ताकत बना। आप कैसे इसको देखते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया बरक्स सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया। देखिए राजन जी, शुरुआत के दिनों में तो मेन मीडिया ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी। उनको मालूम है कि अगर निगेटिव भी चलाएंगे तो उसका प्रचार प्रसार तो होगा, जो कि सरकार को पसंद नहीं। लास्ट में जब 20 जुलाई की घटना होती है, तब ये नेशनल का इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तब वहां पर बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस के जो बड़े स्टार एंकर पहुंचने लगते हैं, लेकिन तब तक जनता के बीच में एक मैसेज जा चुका था कि जो मीडिया हाउसेस हैं बड़े बड़े, वो सरकार की एक तरीके से चरण चुंबन का काम करते हैं। वो वहां पहुंचते थे तो वहां पे जो क्वेश्चनिंग होती थी वो निगेटिव क्वेश्चनिंग होती थी। फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास, नीट का फुल फॉर्म बताइए। मतलब ये कहते थे कि अगर आपका नीट के
प्रतियोगी परीक्षार्थी नहीं तो आप यहाँ क्यों आए? तो इसका मतलब तो यही हो गया, जो अगर कोई रेप के खिलाफ में कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए मोर्चा निकालना है, तो क्या उनके साथ रेप होने का इंतजार किया जाएगा तब वो प्रदर्शन करेंगे? एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये केवल उनकी कमियों को उजागर करने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन फ्रीलांसर ने, यूट्यूबर, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जितनी ईमानदारी और उससे 24 घंटे लगकर वहां पे मीडिया जी का ये प्रोग्राम को कवरेज किया, उससे उनका फायदा तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस जो जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे सरकार को वास्तव में डर लगने लगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से पहले पहले जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई को, तब आपके नरेंद्र नाथ मिश्रा करके सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने साफ मुंह करते हुए कह दिया कि हमें वीडियो देखकर समय नहीं खराब करना है। तब उनको विषय की गंभीरता का पता नहीं था, यही वजह थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हुई, तब उनको जाकर सोमवार को समझ में आया कि शायद उनसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई। उसके लिए उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये कहते हैं ना, डैमेज कंट्रोल, छवि को सुधारने का प्रयास। तब उन्होंने सरकार के खिलाफ में, दिल्ली पुलिस के खिलाफ में अपनी बात रखी और कहा कि धरना प्रदर्शन करना जनता का काम है, अपनी बात रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, बिना किसी हिंसा के प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही इधर 10-15 दिन तक, वो काफी संशय में रही। लोग उनके ऊपर भी उंगलियां उठाने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज, कोई भी हो, न्यायविद हो, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो सम्मान जनता में है, वो उस सम्मान को बचाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने पद के साथ पूरी तरीके से ईमानदारी और निष्पक्षता बरतें। मेरे को तो ये समझ। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि इस आंदोलन जो पिछले 12 सालों से ये सरकार किसी की बात को सुनती नहीं थी, किसान आंदोलनरत थे, 750 किसानों की मृत्यु हो गई, तब जाके सालों बाद सरकार जागी और फिर इसने उस कानूनों को वापस लिया जिसका किसान विरोध कर रहे थे। लेकिन इधर फिर ये सरकार लगातार अपनी चुनाव जीतने वाली चुनावों से इतना अहंकार में आ गई कि आम जनता की आवाजों को इन्होंने सुनना बंद कर दिया। मीडिया इनकी बात कहता था, मीडिया भी इनको अंधेरे में रखे हुआ था, वो भी बिल्कुल यस मैन हो गया और एक तरह से वो चापलूस मीडिया हो गया, जो राजा को पसंद हो वही बात कहेंगे। और अल्टीमेटली उस मीडिया ने भी इन्हीं को, सरकार को ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि न तो वो जनता की बात शासन तक ले जा पाया और न शासन की बात जनता को बता पाया। वो सिर्फ चापलूसी करने में लगा रहा। उस मीडिया को आज की जनरेशन, जिसे जैन जी कहा जा रहा है, गोयल जी, उस जैन जी ने, जो मिलेनियर, जो अभी तक लगे रहते थे हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजा हुआ ज्ञान पे जो डिबेट करते थे, उसी को परम सत्य मानते थे और जो मीडिया दिखाता था उसको मानते थे। लेकिन ये जैन जी ये समझ रही थी, ये देख रही थी और ये जो शॉर्टकट मीडिया में विश्वास कर रही थी या अल्टरनेटिव और इंडिपेंडेंट मीडिया में विश्वास कर रही थी, और आज यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसी मीडिया से, उसी सोशल मीडिया से इन्होंने मैसेज दिया और उसी से विरोध भी किया। भले ही आज इनको कहा जा रहा है कि ये किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लेकिन ये गुस्सा भी हो सकता है कि सत्ता जब सुनेगी नहीं, गूंगी बहरी हो जाएगी, तब उसको दबाया जाएगा और बात इस हद तक पहुंचाई जाएगी, इस हद तक अनसुना किया जाएगा, तो फिर उठने वाली आवाजें ऊंची ही होंगी और ऊंची हुई आवाजें कुछ अपशब्द भी कह सकती हैं। ये तो सीधे सीधे मनोविज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
अब देखना होगा कि इस जेनजी ने एक इतना बड़ा परिवर्तन किया, अपनी बातों को एक ऐसी सत्ता जो हटी सत्ता थी, उससे उसके हट को तोड़कर एक इस्तीफा कराया और अपनी मांगों को मनवाया। अब देखना होगा कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को डैमेज लगा है, क्या वो आत्ममंथन करेंगी, क्या सबक लेंगी? क्योंकि नई जनरेशन जिसे जेन जी कहा जा रहा है, वो चीजों को अलग तरह से समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए, आपने समय दिया। आगे फिर हम किसी विशेष विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।